सिद्धार्थ ग्रुप ट्यूशन के नए आने वाले वीडियो देखने के लिए आज ही अभी वीजीटी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, 10th का साइंस 2 का फर्स्ट लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस लेसन में हम हेरिडिटी के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेसन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है हेरिडिटी का और दूसरा है इवोल्यूशन का। आज की वीडियो के माध्यम से हम हेरिडिटी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सो हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, ऐसा आपका पहला कंसेप्ट है लेसन का। सो हेरिडिटी का मतलब क्या है? तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। पेरेंट्स से चाइल्ड के पास जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वाया जीन्स। तो ये जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, हम हमारे पेरेंट जैसे दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हमारे पास कुछ जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, उसके वजह से उनके कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर क्या होते, थोड़े बहुत सेम होते हैं। तो जो हेरिडिटी का कंसेप्ट है वो जोहान ग्रिगोन मेंडेल, इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किया और फर्स्ट टाइम क्या किया, हमारे सामने रखा है। तो उसको पायनियर है ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 इट टुक a long time for him to understand the conclusion his research about heredity। तो 1886 में मेंडेल ने अपना कंसेप्ट मांडा था। इसके बाद 1901 में क्या हुआ, तो ह्यूगो डी राइस ने अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है म्यूटेशन थ्योरी को हमारे सामने रखा। उसके बाद 1902 में वाल्टन एंड सटन ने क्या किया, तो फर्स्ट टाइम सेल के अंदर किसके, ग्रास ऊपर के सेल के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, इसको फर्स्ट टाइम देखा। और इसके वजह से द रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरीड वाया क्रोमोजोम। तो बाद में इस पर रिसर्च होने लगा, जब पता चला कि क्रोमोजोम के अंदर जीन रहते जो क्या करते हैं, जीन हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं या हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं। थ्रू विच 1944 में ट्रायस मतलब 3 साइंटिस्ट ओस्वार एवरी, मैकलेन मैककार्टी एंड कोलिन मैकलॉट, इन्होंने क्या प्रूव किया कि वायरस छोड़ के बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या होता है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिक फ्रैंकोइस जाकोब एंड जाक मोनार्ड, इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, सो मॉडल प्रोसेस को ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि डीएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने में, जो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोटीन बनते हैं उसको बनाने के लिए डीएनए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके मदद से इट हेल्प इन टू फाइंडिंग द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। तो इसके मदद से, इसके वजह से क्या हुआ कि डीएनए के अंदर बहुत सारे कोड होते हैं, इसको फाइंड आउट करने में मदद हुई। देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये नए कंसेप्ट का बाद में क्या हुआ, जेनेटिक इंजीनियर में आ गई। सो द साइंटिस्ट द साइंस ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी का साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो डायग्नोसिस के लिए। कौन से डायग्नोसिस के लिए, तो हेरिडिटरी जो डिसऑर्डर होते हैं, हमारे पेरेंट्स में अगर डिसऑर्डर है तो कभी कभी वो बच्चे में आ जाते, चाइल्ड में वो डिसऑर्डर आते, उस डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब फाइंड आउट करने के लिए, उन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, उन डिसऑर्डर को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, प्लांट्स हो या एनिमल्स, इन सब में क्या हो रहा है, तो हेरिडिटरी साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहे हैं आपके लेसन के, वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। 3 वर्ड है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 3 मार्क्स के लिए 3 डेफिनेशन आते हैं या आ चुके हैं पिछले 2 साल में। हमने क्या पढ़ा है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए की मदद से क्या करता है, डीएनए क्या करता है, डीएनए प्रोटीन बनाने के या फिर हमारे बॉडी के अलग अलग जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। एक बात बताना चाहूँगा मैं, हमारे बॉडी में हम अलग अलग क्या करते हैं, तो फंक्शन करते हैं, जैसे कि हम हंसते रोते, बहुत सारे फंक्शन करते हैं। हमारे जो अलग अलग फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम डीएनए करता है। कैसे, तो डीएनए ना, हमें हंसना है तो उसके लिए एक प्रोटीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमारे बॉडी में। मतलब हमारे बॉडी में हमने पढ़ा है कि हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं उसका प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं।
तो हंसने के लिए अलग प्रोटीन, रोने के लिए अलग प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीन कौन बनाता है, मतलब कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए, वो डीएनए बताता है। और वो डीएनए किसको बताता है, एमआरएनए, उसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं हम। आरएनए को बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। हमने आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारी जानकारी ली है। आपको पता होगा कि आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। थोड़ा सा उसको हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं अभी। तो अलग अलग जो प्रोटीन है, जैसे कि रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे बॉडी में, उस हिसाब से क्या होते हैं वो प्रोटीन हमारे बॉडी में डीएनए आरएनए की मदद से बनाता है। और इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। प्रोटीन बनाने की मतलब डीएनए आरएनए की मदद से प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। सो एमआरएनए जो प्रोड्यूस होता है डीएनए में, वो क्या करता है, उसके अंदर मतलब आपको पता होगा कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड रहते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एमआरएनए। ठीक है। सो एमआरएनए पर मैसेज लिखा होता है, और उस मैसेज के अकॉर्डिंगली क्या होता है, तो आरएनए क्या करता है, तो प्रोटीन क्रिएट करता है। तो जो प्रोसेस है आरएनए सिंथेसिस, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए बनाने की जो प्रोसेस है, डीएनए बनाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अभी डीएनए और आरएनए के बारे में अभी एक जानकारी बताना चाहूँगा भाई, कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड कोडॉन होते हैं। तो कौन से होते हैं न्यूक्लियोटाइड कोडॉन, तो ATCG, एडेनोसाइन, थाइमिन, यूरेसिल और गुआनिन। तो डीएनए में थाइमिन रहता है, बल्कि आरएनए में क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको डायग्राम देखेंगे तो आपको ट्रांसक्रिप्शन की डायग्राम दिखाई पड़ रही है। वहाँ पे सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में सेंटर है सेल का, और उसमें डीएनए है, और डीएनए से एक थ्रेड बाहर निकल रही है नीचे के डायरेक्शन में, वो आरएनए है। तो उस प्रोसेस को जो मतलब आरएनए बाहर निकल रहा है डीएनए की मदद से, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो mRNA इज फाउंड इन न्यूक्लियस, कम्स इन साइटोप्लाज्म। तो mRNA कहाँ से आता है, साइटोप्लाज्म, मतलब सेंटर से, न्यूक्लियस से निकलकर, सेल के अंदर न्यूक्लियस से निकलकर बाद में वो साइटोप्लाज्म में आता है। और उसके अंदर mRNA के अंदर क्या रहता है, कोड रहता है, उसमें मैसेज रहता है कि कौन सा अमीनो एसिड क्रिएट करना है। तो जो कोड रहता है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो इसलिए उस कोड को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी साइंटिस्ट है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है, इन्होंने अराउंड 20 अमीनो एसिड के क्या किए है, तो ट्रिपलेट कोडॉन को ढूंढ निकाला, इसलिए उनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है 1968 का। जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का है, उसका हम पढ़ेंगे अभी। सो जो mRNA रहता है उसमें क्या रहता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं, बहुत सारे कोडॉन रहते हैं उसमें, अलग अलग मैसेज रहते हैं उसमें, कौन सा अमीनो एसिड क्रिएट करना है उसका। तो tRNA जो रहता है ना, वो क्या करता है, उस कोड को क्या करता है, डिकोड करता है, उसको फाइंड आउट करके क्या कोड लिखा है उसके अंदर, mRNA के अंदर। तो tRNA क्या करता है, कोड को फाइंड आउट करने में मदद करता है। आप डायग्राम देखेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन की, तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ब्लू कलर का एक स्पॉट है, वो ना एक्चुअली वो लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में आगे आगे चलकर जाने वाला है। तो ब्लू कलर के स्पॉट में टीआरएनए है, वो क्या कर रहा है, टीआरएनए एमआरएनए में जो मैसेज है उसको डिकोड कर रहा है, और अकॉर्डिंगली क्या क्रिएट करने वाला है, एमिनो एसिड प्रोटीन क्रिएट करने वाला है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जो ब्लू कलर का जो स्पॉट है, वो मतलब क्या हो रहा है, चलकर जाने वाला है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और जो मैसेज वो डिकोड करने वाला है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू। और इस प्रोसेस से क्या होते हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन से अलग अलग प्रोटीन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका, वो म्यूटेशन का है। सो हमें पता है कि हम हमारे माँ बाप जैसे, मतलब हमारे पेरेंट्स जैसे थोड़े बहुत दिखते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट जेरोस्कोपी उनके होते नहीं है। कुछ हमारे अंदर कुछ नए कैरेक्टर भी होते हैं। तो नए कैरेक्टर कहाँ से आते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन के वजह से वो न्यू कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं। मतलब आप डायग्राम देखेंगे म्यूटेशन की, तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वहाँ पे जो मेन सीक्वेंस है और रिप्लेसमेंट सीक्वेंस, मतलब वहाँ का थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ है, और वहाँ पे न्यू क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फाइंड आउट हुए, मतलब वहाँ पे आ गए। उसके वजह से कुछ कैरेक्टर हमारे क्या होते हैं, अलग होते है। तो मतलब एक चेंज होने का जो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के जो जीन्स है वो चेंज हो रहे हैं, और इस माइनर चेंज को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, उस माइनर चेंज को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं।
और म्यूटेशन के वजह से कभी कभी क्या होता है, थोड़ा माइनर म्यूटेशन के वजह से कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, कुछ डिसऑर्डर भी हमारे अंदर आते हैं, जैसे कि म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है। सो डार्विन ने प्रूव किया है कि जो म्यूटेशन की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस चलती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से। और हाँ, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो एंसेस्टर था वो कौन था, तो मंकी था, तो मंकी से प्रोग्रेस करके हम मैन तक पहुंचे। तो मतलब क्या हो रहा है, म्यूटेशन कंटिन्यूस चल रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।